देवरानी की कोठी। ये कहानी शुरू होती है सुष्मिता के घर से, जो फिलहाल यशोदा निवास की इकलौती बहू थी। रात के वक्त सुष्मिता अपने पति और अपने 2 बच्चों के साथ अपने कमरे में किसी तरह खींचातानी करके बेड पर एडजस्ट होने की कोशिश कर रही थी। अरे जी, थोड़ा सरकिए ना, मैं इधर से नीचे गिर जाऊंगी। बिस्तर की लकड़ी पर तो आ गया हूँ, अब कहाँ जाऊँ? गद्दा तो तुम नसीब होने नहीं देती। तो मैं कौन सा आराम से सो रही हूँ? दिन भर एक पैर पर खड़ी रहकर काम करती हूँ, और रात को नसीब होता है ये बिस्तर जो इतना छोटा है कि आदमी करवट भी बदले तो नीचे आ जाए। एक करवट सो सोकर मेरा बाएं हाथ सुन पड़ गया है। मुझे करवट बदलनी है, आप घसकिए ना। सुष्मिता के बोलने के बाद भी संतोष नहीं घिसकता, और जैसे ही सुष्मिता करवट बदलती है, संतोष जमीन पर गिर जाता है। साला ये भी अच्छा है, दिन भर ऑफिस पे काम करो और नसीब होता है ये फर्श। गुस्से से संतोष फिर से बिस्तर पर किसी तरह जगह बनाकर एडजस्ट करने लगता है। मैं तो आराम से ही सोऊंगा, चाहे आज कुछ भी हो जाए। और ये कहकर संतोष हाथ पैर फैला लेता है, और उसके हाथ पैर फैलाते ही सुष्मिता धड़ाम से नीचे गिर जाती है। हाँ, मुझे नीचे गिराओ। गर्मा गर्म रोटियां जो परोस कर देती हूँ ना मैं, ये नहीं कि एक और कमरे का इंतजाम कर दो। 2 हम 2 हमारे बच्चे कहाँ से आएंगे सब एक बिस्तर पर? तो मुझे क्यों बोल रही हो? इस कमरे में दूसरा बेड लगा भी तो नहीं सकता? 2 बित्ते का हमारा कमरा है, जोर से अगर अंगड़ाई लूं तो दूसरा हाथ गौतम के मुंह पर मिलता है। तो एक और कमरा बनवा लो। इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कर सकता सुष्मिता। घर की बड़ी माँ है, तुम उनसे बात करो, वो जो कहेगी वही इस घर में होगा। ये क्या? संतोष तो अपने बच्चों को लेकर आराम से बिस्तर पर फैल कर सो जाता है, और सुष्मिता को फर्श पर ही सोना पड़ता है। पर हर रोज की इस प्रॉब्लम से बाहर आने की सुष्मिता ठान लेती है, और सवेरे उठते ही अपनी सास से इस बारे में बात करती है। अब मैं क्या बोलूं बेटा, घर में 3 तो कमरे हैं, एक में गौतम सोता है। अभी उसका परिवार नहीं है, उसका परिवार भी होगा तो थोड़ी ना अलग कमरा बनाया जाएगा। वो लोग उसके कमरे में सोएंगे, तेरे कमरे में तेरा परिवार, और मेरे कमरे का तो तू देख ही रही है। मेरी आंखों देखिए ना माँ जी, दिन भर काम करती हूँ मैं, आपका, अपने पति का, अपने बच्चों का, उसके बाद अपने देवर का भी, पर कभी एक शब्द नहीं कहती। रात में ठीक से ना सोने से मेरी आंख के नीचे गड्ढे हो गया, पर एक बार आपके मन में ये नहीं आया कि मेरे लिए एक कमरे का इंतजाम कर दे। अब तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करूं। देवर जी का कमरा छीन लूं क्या? अब मैं क्या बोलूं बहू, अगर वो देता है तो ले लो उसका कमरा। सुष्मिता को कोई सटीक जवाब मिलता ही नहीं, और हमेशा की तरह सुष्मिता की इस प्रॉब्लम को एक छोटी सी प्रॉब्लम समझकर सभी अनसुना कर देते हैं, और सभी लग जाते हैं गौतम के लिए लड़की की तलाश में। ये मैं क्या सुन रहा हूँ मम्मी? भैया, मेरे लिए आप लोग लड़की देख रहे हो? कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने लड़की देख रखी है। वेन्यू, तारीख, तिथि, बाकी सब कुछ आप लोग देख लो, लड़की मैं ले आऊँगा। देख लो माँ, ये प्रॉब्लम भी खत्म हो गई। और फौरन ही सभी गौतम की पसंद की हुई लड़की को एक्सेप्ट कर लेते हैं। होने वाले वर और वधू की कुंडली मिला दी जाती है, और कुंडली भी बिल्कुल सटीक मिलती है। तो जो एक कारण था जिससे शादी टल सकती थी, वो भी खत्म हो जाती है, और निकिता और गौतम की शादी हो जाती है। अपने पति का हाथ पकड़े निकिता अपने ससुराल के दरवाजे पर मुंह दिखाए के लिए आ जाती है। मेरा कमरा। घर के दरवाजे पर खड़ी नई दुल्हन के स्वागत के लिए उसकी जेठानी सुष्मिता भाग भाग कर ऐसे सारे काम कर रही थी मानो उसकी बहन ही उसकी देवरानी बनकर आई हो। बस बस सुष्मिता, पैर में मोच आ जाएगा। निकिता तेरी देवरानी है, तेरी खुद की बहू नहीं है जो तो उसके लिए इतना भाग भाग कर काम कर रही है। अरे आंटी जी, मेरी देवरानी नहीं, मेरी बहन आई है, मेरी बहन। तो खुश क्यों ना हो मैं। और वैसे भी ये तो कुछ नहीं है, मेरे देवर जी और उनकी प्यारी मिसेस के लिए मैंने कुछ बड़ा सरप्राइज सोच कर रखा है। बाप रे, ऐसी जेठानी काश मुझे मिली होती। अरे विमला, इतनी बड़ी बड़ी आंखें करके मेरी दोनों बहुओं को मत देख, उनके प्यार को नजर मत लगा, चल हट पर है। वैसे क्या गिफ्ट देने वाली है अपने देवर देवरानी को बहू तू? बताइए ना भाभी, क्या है गिफ्ट? आप दोनों के लिए 7 days and 8 nights का हनीमून पैकेज। जाइए घूम कर आइए। ये सुनते ही निकिता फौरन अपनी जेठानी को गले लगा लेती है। हाय स्वेर भाभी, मैं आपको सच बता रही हूँ, मैं इतना डरी हुई थी ये जेठानी नाम का कीड़ा न जाने कैसा होगा। मेरे सर पर मेरी जेठानी तांडव करेगी, दिस दैट ब्ला ब्ला, बट आपने तो हमारे लिए हनीमून प्लान करके रखा है। इससे ज़्यादा कूल जेठानी मुझे मिल ही नहीं सकती थी। ये तो कुछ भी नहीं है देवरानी जी, आगे आगे देखिए, अभी बहुत कुछ है मेरे खजाने में। तू ना अपना बैग आज ही अनपैक मत करना,
क्योंकि पूरी रात तो ये रस्में चलती ही रहेंगी और कल सुबह की मैंने तेरी और देवर जी की टिकट कर रखी है। जाओ 7-8 दिन घूम कर आओ, उसके बाद कहाँ फुर्सत मिलेगी घूमने की। यही तो समय है, एंजॉय एंजॉय। अरे वाह सुष्मिता, मुझे तो लगा था बिस्तर से गिर गिर कर तेरे माथे का स्क्रू ढीला हो गया होगा, पर नहीं, तू तो अभी भी वैसी है। और अगली ही सुबह निकिता और गौतम अपने हनीमून पर चले जाते हैं। आपने कहा था ना मम्मी, गौतम देता है तो ले लो, तो मैंने ले लिया। आगे आगे देखिए देवरानी जी, होता है क्या। आपके वापस आने के बाद आपका ससुराल तो वही रहेगा, पर कमरा वो नहीं रहेगा। या ये कहे कि कमरा ही नहीं रहेगा। सुष्मिता अपने कमरे में जाती है और अपना कपबोर्ड खोलती है। कपबोर्ड खोलते ही सारे कपड़े नीचे गिर जाते हैं। अरे मेरे कपड़ों, अब तुम्हें गिरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम्हें मिल रहा है एक नया कमरा विद न्यू कपबोर्ड। सुष्मिता अपने कपड़े और अपने कमरे में इधर उधर बिखरे हुए सारे एक्स्ट्रा सामानों को उठाकर अपने देवर के कमरे की अलमारी और ड्रॉर्स में रख देती है और अपने देवर के 2-4 कपड़ों को एक बैग में डालकर बिस्तर के नीचे रख देती है। अब मैं सोऊंगी आराम से। गौतम तो घर पर था नहीं। अब सुष्मिता अपने दोनों बच्चों को लेकर गौतम के ही कमरे में सोना शुरू कर देती है और इसी तरह 7 दिन बीत जाते हैं। और जिस रात गौतम और उसकी पत्नी घर लौटने वाले होते हैं, सुष्मिता अपने कमरे में सो जाती है और अपने दोनों बच्चों को उनके चाचा चाची के कमरे में ही छोड़ देती है। रात को निकिता और गौतम घर आते हैं। सभी सो रहे हैं, किसी को डिस्टर्ब करके फ़ायदा नहीं है, सुबह सबसे मिल लेंगे। तुम कमरा खोलो, मैं सामान अंदर ले आता हूँ। निकिता जैसे ही अपने कमरे में जाकर लाइट्स ऑन करती है तो वो देखती है कि उसके जेठानी के दोनों बच्चे बिस्तर पर सो रहे हैं। ये दोनों यहाँ सो रहे हैं। अरे बच्चे हैं, क्या करेंगे, अभी भाभी को कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि उन्होंने ही तो हमें हनीमून पर भेजा था। एक दिन एडजस्ट कर लेते हैं ना। अरे पर कैसे करेंगे एडजस्ट? अरे बाहर है ना हॉल, वहीं चलो। और अपने ससुराल के पहले ही दिन निकिता को गौतम के साथ हॉल के सोफे पर एडजस्ट करना पड़ता है। देर रात 3 बजे। गौतम, तुम सो गए क्या? इतने लंबी फ्लाइट के बाद सोफे पर किसे नींद आएगी निकिता? तुमने तो कपड़े भी चेंज कर लिए। मैं तो वॉशरूम में कपड़े भी नहीं बदल सकती, मेरी साड़ी ही भीग जाएगी। बस किसी तरह सुबह हो जाए और मैं अपने कमरे में जाऊं। अगली सुबह निकिता फौरन उठकर अपने कमरे में जाने लगती है। वो जैसे ही अपने कमरे में जाती है तो क्या देखती है, उसके कमरे में चारों तरफ उसकी जेठानी का ही सामान रखा हुआ है। एक तरफ बच्चे ज़मीन पर ड्राइंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ सुष्मिता वहीं बैठकर टमाटर काट रही है। भाभी, मैं वो सोच रही थी कि थोड़ा आराम कर लूं। कल रात में और गौतम बाहर सोफे पर ही सोए ना, तो अब पीठ में दर्द आ गया है। अब इस घर में 3 ही तो कमरे हैं निकिता, तुम दोनों का सेपरेट कमरा तो है नहीं, तो सोफे पर ही सोओगे ना। क्या इस घर में गौतम का कोई कमरा नहीं है? नहीं तो किसने कह दिया तुमसे कि इस घर में तुम्हारा कोई कमरा है? जिस दिन तुम शादी करके आई थी उस रात को तो तुम माँ जी के कमरे में सोई थी, भूल गई क्या? फिर अगली सुबह तुम हनीमून पर निकल गई थी। अब मुझे क्या पता कि तुम्हें ऐसे घर में आने में कोई दिक्कत नहीं जिस घर में तुम्हारा कोई कमरा ही ना हो। निकिता और अपनी भाभी की बातचीत सुनकर गौतम कमरे में आकर कहता है, ये क्या मजाक कर रही है भाभी, ये कमरा मेरा है। अरे ऐसे कैसे देवर जी, बस कहने से ये कमरा आपका हो जाएगा? देखिए, इस कमरे में कहीं भी आपका कोई सामान है? हाँ, आपका कोई सामान भी तो यहाँ नहीं है, तो ये कैसे आपका कमरा हो गया? लगता है कुछ ज्यादा ही घूम लिया आपने। गौतम, अब कोई किसी जिंदा आदमी को मरा हुआ कह दे तो उस पर कोई बहस करे भी तो कैसे? हम हॉल में रह लेंगे निकिता, कोई बात नहीं। भाभी, आपको ये कमरा चाहिए ना, रखिए आप ये कमरा। और बेचारी निकिता और गौतम को अब हॉल में ही रहना शुरू करना पड़ता है। वो दोनों हॉल को ही अपना कमरा बना लेते हैं। रात के वक्त एक रस्सी लगाकर निकिता एक पर्दा उस पर टांग कर हॉल को घर के बाकी हिस्से से सेपरेट कर उसे एक कमरे का रूप दे दिया करती। ये सब क्या देखना पड़ रहा है निकिता तुम्हें? कहाँ तुमने इतने बड़े बड़े सपने देखे थे और यहाँ तुम्हें इस तरह। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं गौतम, लाइफ सब कुछ सिखा देती है, ये भी सही। उस रात तो निकिता किसी तरह हॉल में सो जाती है। अगली सुबह, मेरा बैग भी अभी तक अनपैक नहीं हुआ है गौतम, मैं इसमें से कपड़े कैसे निकालूं? यहाँ बैग खोलकर रखूंगी और बाहर से कोई आया तो बेकार में घर बहुत मैसी दिखेगा। ऊपर से अपना पर्सनल वॉशरूम भी नहीं है, तो मैं कपड़े भी नहीं बदल पा रही हूँ। परसों से एक ही कपड़े में हूँ मैं। ओह गॉड, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई।
एक काम करते हैं, हमारे जो बैग्स हैं उसे सोफे के नीचे रखा करेंगे ताकि किसी को कुछ पता न चले, और तुम कपड़े चेंज किचन में कर सकती हो। निकिता और गौतम के जीवन में प्राइवेसी नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई थी। दिन भर हॉल में ही सोना, उठना, बैठना, खाना पीना। और सोए भी तो कैसे? किसी को अगर अपने पानी लेने के लिए उठना होता तो वो हॉल के ही रास्ते किचन जाया करता। एक रात जब निकिता हॉल के फर्श पर गहरी नींद में सो रही थी, तभी उसके चेहरे पर कहीं से पानी गिर जाता है। गौतम, लगता है इन लोगों ने हमें घर से भी बाहर निकाल दिया। देखो, आसमान से सीधी बारिश की बूंदें हमारे चेहरे पर गिर रही है। नहीं, वो तो मैं हूँ, मुझे माफ कर दे निकिता, मुझे तो दिखी नहीं। सोफे पर सोने से मेरी कमर अकड़ जाती है भैया, इसलिए मैं नीचे सोने लगी। ये सब सुष्मिता के कारण हो रहा है। मैं कल ही उससे इस बारे में बात करता हूँ। अगली सुबह संतोष गुस्से में सुष्मिता के पास जाता है। एक बार तो जरा तरस खा अपने देवर देवरानी पर। किस तरह उन्हें फर्श पर सोना पड़ता है। नया शादीशुदा जोड़ा है, जरा तो सोचती। मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। काहे का नया जोड़ा? जाकर तो आ गया हनीमून पर, अब क्या? मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं जब इस घर में आई, प्रॉब्लम मेरी भी थी। मेरी किसने सुनी? आपने, आपकी माँ ने सुनी? किसी ने भी नहीं ना। तो अब अगर किसी ने भी मुझे कोई भी सलाह देने की कोशिश की तो मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर मायके चली जाऊंगी। जब भी कोई सुष्मिता को गौतम का कमरा वापस करने को कहने जाता, सुष्मिता यही कहती। और इसी तरह 15 दिन बीत जाते हैं। और फिर एक रोज निकिता अपनी प्राइवेसी को बरकरार रखने के लिए ऑनलाइन एक टेंट मंगवा लेती है और उसी टेंट को अपने हॉल में लगाकर रहने लगती है। जब भाभी मानने को तैयार ही नहीं है तो मैं भी अपने घर का हिस्सा क्यों छोड़ूं? आज हॉल में रखा है, कल बाहर फेंक देगी। तुम्हें अच्छा बनकर रहना है गौतम तो तुम रहो, मुझसे अब और नहीं सहा जाता। इसी बीच एक दिन निकिता की माँ बिन बताए उसके ससुराल पहुंच जाती है। ये सब क्या है निकिता? तो इस तरह यहाँ रह रही है झोपड़ा बांधकर? अरे बेटा, मैंने तो तुझे महल ढूंढ कर दिया था, पर तुझे ही गौतम से शादी करनी थी। मिल गया झोपड़ा तुझे? आपने तो हमें ठग लिया समधन जी। अब मैं क्या करूँ समधन जी, मैं खुद परेशान हूँ। अब बड़ी बहू तो निकिता का कमरा छोड़ने को राजी नहीं, पर मानना पड़ेगा, बड़े अच्छे संस्कार दिए हैं आपने अपनी बेटी को। ऐसी घड़ी में भी अपने पति की ढाल बनी खड़ी हुई है। निकिता, कुछ ही दिनों में गौतम कोई अच्छा बंदोबस्त कर लेगा। हाँ, आप फिक्र मत करिए समधन जी। आप मेरे छोटे से घर में बैठिए ना मम्मी, मैं अभी आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। तेरी हालत देखकर मेरा तो कलेजा फटा जा रहा है। बेटा, क्या चाय नाश्ता करूँ मैं? ऐसे भी बेटी के घर का पानी नहीं पीना चाहिए। इतना क्या सोच रही हो मम्मी? तुम टेंट के अंदर बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। पर मैं नीचे नहीं बैठ सकती बेटा, तू जानती है ना मेरे घुटनों में तकलीफ है। अब क्या करूँ, हॉल से तो सोफ़ा भी हटा दिया मैंने। कोई बात नहीं बेटा, ज़रा हाथ देना। समधन जी, आप भी ज़रा हाथ दीजिए, सहारा लेकर नीचे बैठ जाती हूँ। शीतल ऐसा यशोदा पर वजन डालती है कि उसके साथ यशोदा और निकिता भी नीचे बैठ जाते हैं। पूरे दिन शीतला देखती है कि उसकी बेटी किस तरह इतना कुछ मैनेज कर रही है। रात को जमीन पर बिस्तर लगाकर निकिता टेंट के बाहर ही सोने लगती है। टेंट छोटा है मम्मी, आप टेंट के अंदर सो जाओ, मैं और गौतम बाहर सो जाएंगे। हमें तो अब किसी भी तरह रहने की आदत हो गई है। तो इस तरह रहेगी? नहीं नहीं बेटा, फर्श पर सोने में तुझे कितनी तकलीफ होती होगी। तू एक काम कर, तू मेरी कोठी ले ले। ऐसे भी कोई उसका इस्तेमाल नहीं करता, हम रख कर भी क्या करेंगे जब अपनी बेटी ही जमीन पर सो रही हो तो। और इत्तेफाक से शीतल और निकिता की बातें सुष्मिता सुन लेती है। हे भगवान, एक कमरे की लालच में मैंने पूरी की पूरी कोठी गंवा दी। मुझे अभी के अभी ही अपने सारे संबंध ठीक करने होंगे। और फौरन सुष्मिता भागती है और अपनी देवरानी की माँ के पैरों में गिर जाती है। नफरत हो रही होगी ना आंटी जी आपको मुझसे? होनी भी चाहिए। मैंने किया ही ऐसा है अपनी बहन के साथ, पर ये सब मैंने अपने देवर कम बेटे के लिए किया। मुझे लगा कि ये लव मैरिज करके लड़की लाया है, ये लड़की टिके ना टिके तो बस मैं इन दोनों की ना परीक्षा ले रही थी कि क्या निकिता सच में गौतम भैया के लिए बनी है, और क्या गौतम भैया निकिता की तकलीफ देखकर कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हैं। पर इन दोनों ने तो साबित कर दिया कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बेस्ट है। मुझे माफ़ कर दो निकिता, ज़्यादा ही लंबी चल गई तुम्हारी परीक्षा। जाओ अपने कमरे में जाओ, तुम्हारा कमरा और तुम्हारा ससुराल तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। वही मुझे लगा मेरी माँ जैसी भाभी अचानक सुपर्णा का कैसे बन गई।
और एक ही पल में सब ऐसे ठीक हो जाता है मानो जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। निकिता और गौतम अपने कमरे में चले जाते हैं और अगली सुबह निकिता की माँ अपने घर निकल जाती है। दोपहर के वक्त मौका पाते ही सुष्मिता निकिता के कमरे में जाती है। अरे निकिता, मैं ये कह रही थी कि पता है हमारी भी ना पहले कई कोठियाँ थी, पर मेरे घर वालों ने बेच दी। मुझे कोठी देखने का बड़ा शौक है। कल मैंने सुना आंटी जी कह रही थी तुम्हारे पास भी कोई कोठी है। अच्छा, वो बात आपने सुन ली? अरे भाभी, वो कोठी तो मतलब हमारे घर की चारपाई है। कई सदियों से मेरे घर पर वही चारपाई रखी हुई है ना। अब तो बेड का ज़माना आ गया है तो चारपाई को इस्तेमाल नहीं करता। मुझे फर्श पर सोता देखकर मम्मी ने मुझे वो कोठी लेने को कहा था, मतलब कि चारपाई। वैसे आपको क्या लगा? उड़ गए तोते रे। हाँ जी, सुष्मिता के उड़ गए तोते। जिस कोठी को वो बड़ी सी हवेली समझ रही थी, वो तो एक पुराने जमाने की चारपाई निकली। न हाथ आई कोठी, न ही लंगोटी।